Hello, my lovely students. Once again in speaking and writing session. और राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए हमने बाकायदा वीडियोस का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेंसेस हैं। टेंसेस क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में कैसे किया जाता है। आया कि राइटिंग और स्पीकिंग के लिए टेंसेस का इस्तेमाल आना चाहिए या उसके बगैर भी हम सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को, या बोलना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, या विदाउट ग्रामर भी आप की जो स्किल है राइटिंग और स्पीकिंग की इम्प्रूव हो सकती है। उसके लिए हमने एक बाकायदा एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हमने टेंसेस को स्टार्ट किया है। टेंसेस की लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि टेंसेस होते कितने टाइप के हैं और इनकी काइंड्स कितनी हैं टाइम के लिहाज से और वर्क के लिहाज से। और उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज हम बाकायदा आगाज़ करते हैं टेंसेस का, जिसमें हम पहले टेंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब अगर 12 टेंसेस की बात करें तो उसमें जो पहला नंबर आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखना समझना बहुत ही आसान है, शर्त ये है कि आप रट्टेबाजी को माइंड से निकाल दें। कंसेप्ट अगर आप लेंगे तो आपको उसकी समझ भी आएगी। अगर कंसेप्चुअल स्टडी आपके माइंड में नहीं होगी तो किसी भी स्टेज पे आप टेंसेस को नहीं सीख सकेंगे। मैं आपकी तमाम चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप टेंसेस को आसान बना सकते हैं, लिख सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उस पर मेहनत दरकार है, उसके कंसेप्ट लेने हैं और कंसेप्चुअल स्टडी के थ्रू मैं आपको राइटिंग और स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, ना कि क्रैमिंग सिस्टम से। क्रैमिंग सिस्टम तो आपको हर कोई बताता है कि इस चीज़ को क्रैमिंग कर लें, ये सेंटेंस को रट्टा लगा लें, इस सेंटेंस को रट्टा लगा के आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्टडी हो। मैं ना सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ बल्कि तमाम स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, तमाम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके बगैर हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। तो हमारे कंसेप्चुअल स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होगी तो क्रैमिंग सिस्टम चंद दिन के लिए होगा, चंद माह के लिए होगा, चंद साल के लिए होगा, लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकेंगे। तो क्रैमिंग सिस्टम से हट के कंसेप्चुअल स्टडी पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। पर्टिकुलरली यंग जनरेशन या जो इस दौर के स्टूडेंट्स हैं वो रट्टेबाजी पे लगे हुए हैं और क्रैमिंग सिस्टम की वजह से तमाम एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो रहा है। और इसको ठीक कौन कर सकता है? हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या और उसको कैसे लिखते हैं, उसकी पहचान क्या। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या और उसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका कार क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखना बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड कंसेप्ट हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और इस टेंस को कैसे लिखा जाता है और इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता होना चाहिए, उर्दू में पता हो कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। लाइक अगर उर्दू में कोई फिक्रा आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है और ये किसी और टेंस का फिक्रा नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहले जब भी फिक्रा की आखिर में ता है, ती है, ते है, ये पहचान आएगी तो आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, इसके अलावा किसी और टेंस का फिक्रा नहीं है।
अगर इंग्लिश में पहचान देखनी हो या इंग्लिश में आपको पता चल सके कि इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, जब आप इंग्लिश की इबारत या इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हो तो कैसे पता चलेगा? एक तो डू डज का इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा किया होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं, आलमगीर ट्रुथ हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, आपकी हैबिट्स हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो ऐसे काम हो सकते हैं जो आप रोज़ाना की बिना पर करते हैं। लाइक अगर आप डेली स्कूल जाते हैं तो इट्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, तो ये तमाम काम क्या हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगर पहचान करनी हो तो उर्दू में हम ता है, ती है, ते हैं वगैरह के थ्रू आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में करनी हो तो एक तो आलमगीर ट्रुथ के बारे में डिस्कशन होगी, उसके बाद डू डज का इस्तेमाल होगा, उसके बाद डू एस या एस का इजाफा किया होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और किसी और टेंस का फिक्रा नहीं है। तो आइए इसके फिक्रों को देखते हैं कि इसके फिक्रे कैसे बनते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाते हैं किसी भी टेंस का तो उसका फार्मूला आता है। जब आप फार्मूला सीख लेते हैं तो उसको बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। तो हर टेंस का एक फार्मूला है, वो 3 तरह के फार्मूले या 4 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के ऑलमोस्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव यानी सादा फिक्रे जात, उसके बाद नेगेटिव यानी मनफी फिक्रा जात, थर्ड वन है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा जात, और फोर्थ वन पे भी आते हैं डबल इंटेरोगेटिव यानी डबल सवालिया फिक्रा जात। तो इस तरह के फिक्रा जात हम बनाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, वो कैसे बनाते हैं। फॉर्मेटिव मतलब एज यूजुअल आप किसी से बात करते हैं, सिंपल वे में किसी से कुछ पूछते हैं, तो इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, फॉर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट है साजिद गो टू स्कूल, साजिद गो टू स्कूल। तो इसी तरह का कोई भी सेंटेंस हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एस या ई एस का इजाफा हम किसके साथ करते हैं और किसके साथ करना चाहिए और ज़रूरी है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसका नोट समझने के लिए एक चीज़ हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नेम होगा तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लाइक ही गोज टू स्कूल, ना कि गो टू। ही गोज टू स्कूल जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है, यानी ही है, शी है या इट है या और कोई भी है। तो यहाँ ही है, ही गोज टू स्कूल, तो इसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है आई गो टू स्कूल। हमने ये पढ़ा कि जस्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा करेंगे, लेकिन आई, वी, दे, यू या जमा होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो इजली इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल में क्या आई के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो सेकंड काइंड आती है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट, उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है नेगेटिव बनाने का। जिस तरह ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही
डज नॉट गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है कि हमने इसमें गो क्यों नहीं लगाया, गो टू लगाया। जब मनफी फिक्राजात बनाएंगे, जो फार्मूला हमने अडॉप्ट किया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है, तो नफी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना, मनफी फिक्राजात इंटेरोगेटिव के साथ भी नहीं करना, डबल इंटेरोगेटिव के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो ये फिक्रे कैसे बन जाएंगे? ही डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, उसके बाद साजिद डज नॉट गो टू स्कूल। अब ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हमने डज नॉट यूज किया है और बाकी तमाम के साथ आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह ये नेगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद लास्ट वन पे है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब सवालिया फिक्राजात। अब सवालिया कैसे बनाने हैं, उसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटरोगेटिव। और एट द एंड क्वेश्चन मार्क का होना बहुत जरूरी है। लाइक हम फिक्रा बना लेते हैं, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। उसके बाद डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। उसके बाद डज साजिद गो टू स्कूल, डज साजिद गो टू स्कूल। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद जो लास्ट काइंड है डबल इंटेरोगेटिव, जिसमें बहुत ही फेमस वर्ड यूज किए जाते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वाई। सो दीज आर द डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स। ये जब किसी फिक्रा में आ जाए, इस तरह वो कब स्कूल जाता है, वो कैसे पढ़ता है, वो कैसे नहाता है, वो कैसे लिखता है, तो ये क्या है? ये डबल इंटेरोगेटिव है। अब डबल इंटेरोगेटिव बनाने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम डबल इंटेरोगेटिव का वर्ड लगाएंगे, जिस तरह वाई है वाई लगा देंगे, उसके बाद डू या डज लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जिस तरह एक फिक्रा लेते हैं, उसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। लाइक वाई डज ही goes to school, why does he go to school, why does he go to school। उसके बाद why do I go to school, why do I go to school। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं। तो इसी तरह और भी फिक्राजात आप बना सकते हैं आसानी से। जितने ज़्यादा फिक्राजात बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, क्रैमिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना क्रैमिंग सिस्टम होगा वक्तन फ़क्तन वो भूल जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको होने वाला है। वक्ती तौर पे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, ग्रेड भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, कोई आपको कहेगा कि मुझे इस टेंस के बारे में बता दें, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वो तब आप किसी को समझा सकेंगे जब आपने इसके कंसेप्ट लिए होंगे, कंसेप्चुअल स्टडी की होगी, कंसेप्ट लेके इसको सीखा होगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इसको आसान बना सकते हैं थोड़ी सी स्ट्रगल करके। कंसेप्चुअल स्टडी के लिए क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो हम लगाना नहीं चाहते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जो हम करना नहीं चाहते। अगर ये काम हम कर लेंगे तो ज़िंदगी में दोबारा वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अर्ली क्लासेस में इंटेंसिस का इस्तेमाल आना चाहिए, जो हमें नहीं सिखाए जाते। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, फ्लॉ है हमारी सोसाइटी में कि अर्ली क्लासेस में जो चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाने चाहिए वो हम नहीं सिखाते। और जब नहीं सिखाते, जब वो बड़ी क्लासेस में बच्चे जाते हैं तो वही चीज़ें उन्हें नहीं आ रही होती। तो इसीलिए टेंस को सीखने के लिए उसके फार्मूला, उसमें कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अगर कंसेप्चुअल स्टडी हम करेंगे
तो आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकेंगे। अगर क्रैमिंग करेंगे तो वो वक्ती तौर पे हमें याद हो जाएगी, नेक्स्ट डे हम लिख भी लेंगे, लेकिन विद इन शॉर्ट टाइम वो तमाम चीज़ें आपके माइंड से डिसअपेयर हो जाएंगी। तो इसीलिए कंसेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे आप उसको ज़्यादा टाइम दें थोड़ा दें, लेकिन अगर कंसेप्चुअल स्टडी होगी तो फ्यूचर में भी आप किसी को समझा सकेंगे। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह 12 टेंसेस को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, उनके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब देखेंगे कौन सी लगती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फॉर्मेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, और इसी तरह और सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट के नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और इसी तरह प्रेजेंट कंप्लीट करेंगे, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। तो इसी तरह इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें और एग्जाम में कोई भी फिक्रा आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आपको पता चल जाए और आप उस फार्मूले को यूज़ करते हुए आसानी से उसको लिख सकें, ताकि आपके मार्क्स कट ना हो किसी भी एग्ज़ाम में रिलेटेड टू टेंसेस।